हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के सैंपल पेपर जो उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा आज दिया गया है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सैंपल पेपर 2024 को। इस पेपर को सॉल्व करने के पश्चात आपको अनुमान हो जाएगा कि हमारा बोर्ड का एग्जाम कैसा आने वाला है। लगभग इसी प्रकार से हमारा बोर्ड का पेपर बनने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल 27 क्वेश्चन आपके इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पीय होगा और उसके अंतर्गत आठ क्वेश्चन होंगे जो प्रत्येक एक एक के होंगे, एक एक मार्क्स के होंगे। और 2 से 9 तक 1 अंक का होगा, अर्थात आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो 8 यहां से हुए, और 2 से 9 तक वो भी एक एक अंक के क्वेश्चन होंगे। 10 से 16 तक जो होंगे 2 अंकों के होंगे, 17 से 21 तक 4 अंकों के, और 22 से 27 तक आपके 5 अंक के प्रश्न दिए हुए होंगे क्वेश्चन में आप पेपर में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसके अंतर्गत हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का ए पार्ट है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं अपरिमेय संख्या होती है जो P अपॉन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अगर √4 को देखें तो ये 2 लिखा जा सकता है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि P अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा रही है, और जो इसका हर है वो 0 नहीं है। तो इसमें जो है पाई इसका आंसर होगा, तो आप इसका आंसर देंगे पाई, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात समीकरण, दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर है। अगर यहां से देखें आप, a आपका 2 है, b आपका गिवन है -4, और c आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 3, यानी कि x² का गुणांक और x का गुणांक और 3। तो ABC अगर ये लिखें तो विविक्तीकर होता है आपका b² - 4ac। तो b आपका आएगा -4 का होल स्क्वायर -4, a आपका है 2 और c का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 16 में से 24 जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -8। तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट 60। कोट 60 का वैल्यू क्या है? अगर आपको tan 60 का वैल्यू पता है तो कोट उसका उल्टा होगा। तो जो tan का वैल्यू होता है वो होता है √3 tan 60 का वैल्यू, यानी कि tan 60 का वैल्यू है 1/√3। तो सॉरी √3, तो कोट 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। बहुपद x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल अगर आपको याद हो, एक द्विघात बहुपद के लिए, जैसे ax² + bx + c बराबर, ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, इसके लिए जो शून्यकों का योग होता था वो होता था आपका -b/a, अर्थात ये और ये कोफिशिएंट डिवाइड में माइनस के साथ। अगर यहां देखें हम, b का वैल्यू आपका कितना है 0, क्योंकि यहां b 0 है, तो शून्यकों का सॉरी ये तो योग है, गुणनफल होता है c/a। यहां c कितना है -3, तो b 0 है, c कितना है -3, और a कितना है आपका यहाँ 1। तो शून्यकों का गुणनफल बताना है, तो c/a, तो अर्थात -3/1। तो -3/1 अर्थात -3, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट है बिंदु 2, -4 की x अक्ष से दूरी। अगर हम कोऑर्डिनेट बनाएं इस प्रकार से, तो हम जानते हैं कि ये पॉइंट जो होगा आपका x पे प्लस है, y पे -4 है, तो y -4 है और x प्लस है, तो ये इस कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर इसे बनाएं, x पे 2 बना लेते हैं, मान लो यहाँ x 2 है और y मान लो यहां पर -4 है, तो ये पॉइंट यहां कहीं होगा 2, -4। ये केवल रफ फिगर है समझाने के लिए। उसने कहा x अक्ष से दूरी, अब x अक्ष से दूरी ये होगी इसकी यहां से यहां तक, तो x अक्ष से दूरी इसकी हो जाएगी आपकी ये -4 अर्थात -4।
नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का सातवां पद बताइए। तो अगर ए आप जानते हैं, यहां पर ए देखें तो ए आपका 4 गिवन है, और डी अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 4 अर्थात 6। उसने कहा है सातवां पद, तो A7 जो लिखते हैं हम लिखते हैं A+6D, यानी कि 7 - 1। तो ए आपका है 4 और +6 × D है आपका 6। तो 4 + 6 × 36, 36 और 4 40। तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है निश्चित घटना की प्रायिकता है। देखो जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता होती है 1, जो अनिश्चित घटना होती है उसकी होती है 0। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड होगा इसका। दिए गए चित्र में डी समांतर है बीसी। जो ये वाली भुजा है ये बीसी के समांतर है। एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी, यानी कि इस भुजा का अनुपात इसका अनुपात 2:3 दिया है। ईसी, ईसी आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए का मान बताइए। अगर आप परमे से लिखें तो इसमें परमे लिख सकते हैं एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी। तो एडी बटे बीडी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 2/3, ये हो जाएगा 2/3। और एई आपको निकालना है और ईसी 6 है 6, और ये एई एई आपको निकालना है। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इसका मतलब जो एई होगा आपका वो होगा 4। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। ये थेल्स पर में से हमने किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब 2 से लेकर 9 तक जो होंगे वो भी एक एक नंबर के हैं। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। ऊंचाई 7 और आधार का व्यास 10। h बराबर 7 सेंटीमीटर, व्यास आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अब यदि हमें निकालना है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहां से, r बराबर 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। तो ये हो जाएगा आपका 22/7। आर का वैल्यू है आपके पास 5, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। और एच आपको गिवन है 7, 7 से 7 22 गुणा 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है यदि tan a बराबर 3/5 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर 3/5 तो cos a का मान ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन है tan a बराबर 3/5, हमें निकालना है cos a का वैल्यू। तो आप चाहें तो इससे ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर ट्रायंगल बनाए हम, a अगर यहां लिखें, ये b और ये c, तो tan a यहां है तो 3/5, चूंकि आप जानते हो L आपको ये बताया गया है tan का वैल्यू लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, लंब है आपका 3 और आधार है 5। इसके साथ में इंटू में 1 ले लिया हमने, तो इसलिए 3 और 5 ही लिख दे रहे हैं हम। कोई भी एक कांस्टेंट लेते थे। तो पाइथागोरस से अगर AC निकाल लें तो AC² बराबर 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 25, 3 × 9 AC²।
तो AC बराबर 25 और 9 आपके होंगे 34 वर्गमूल में। तो ये आपका जो निकल के आएगा विकर्ण वो आएगा 34। चूंकि आपको निकालना है कोस ए का वैल्यू, तो कोस ए, चूंकि कोस होता है कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है आपका ए बी और कर्ण है आपका ए सी, तो कोस ए का वैल्यू हो जाएगा 5/√34। तो इस प्रकार इसका आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या बताइए। तो समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। एपी, एपी आपको गिवन है 7, 13, 19, 205। 7, 13, 19 और लास्ट में है 205। पूछ रहा है कितने पद हैं, तो ए माना एपी में n पद हैं, तो nवा पद an होगा आपका 205। जब टोटली n पद है तो nवा पद अंतिम पद ही होगा ये आपका, तो an 205। a बराबर लिखें तो a जो फर्स्ट टर्म होता है 7 और d लिखें 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो d भी आ गया, a भी आ गया, an निकालना है, an भी आ गया तो n बताना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, क्योंकि हम जानते हैं an है 205, a का वैल्यू 7, n माइनस 1 और d की जगह हम लिखेंगे 6। 205, 7 इधर माइनस होगा, 7 माइनस होगा तो 198 बचेंगे, बराबर n माइनस 1 और d की जगह भी 6 लिख सकते थे। 6 डिवाइड में ले जाओ 199 अपॉन में 6 n माइनस 1। 6 से 199 काटेंगे, 6 18 और 6 18 बचेगा 1, हो जाएंगे 10, दशमलव 6 घन 6, फिर 4 बचेंगे 40, 6 छंग 36, ऐसे आता चला जाएगा। यहीं पे छोड़ देते हैं 2 अंकों तक ही, n माइनस 1, और यहाँ से n अगर निकाल लें तो 33.16 प्लस 1 होगा, तो फाइनली n बराबर हो जाएगा 34.16। तो हम कह सकते हैं एपी में कुल 34 पद है। सॉरी, यहाँ पर हमारे से गलती हुई, 205 से 7 माइनस करेंगे तो 98 आएगा 8, तो ये होगा 8 और 8 होगा, तो इसे हम यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर ये गलत हुआ हमारे से, तो 34 पद है। इस प्रकार ये कर सकते हैं। वो एक गलती से लिखा गया 99, तो काटने के बाद 33 पूरा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 3825, 3825 को, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 3825 इसे फैक्टर करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। तो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 35, यहाँ पर आपके 3 शेष बचेंगे, 3 और 2 32 हो जाएगा, 5 6 30 और 5 का 2 बचेंगे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 घन 5 बचेगा 1 6, 16 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 133। 133 के फैक्टर अगर हम देखें तो 133 के फैक्टर 133 ही होगा, क्योंकि 3 से नहीं कट सकता ये, 4 से भी नहीं, तो 133 133 से ही। यहाँ पर हम 7 से अगर काटते हैं, 7 7 घन 7 13, 7 से कट जाएगा, 7 घन 7 ये 6, 7 नम 63, 19 7 133 होते हैं,
19 से फिर काटेंगे ये 1, तो 3850 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19। इस प्रकार आप इसे लिख सकते थे। 5 क्वेश्चन हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से 0 व √5 है। द्विघात बहुपद, शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल, योग 0 दिया है और गुणनफल √5 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शून्यकों योग 0 गिवन है, शून्यकों गुणनफल आपको गिवन है √5। तो बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद बराबर किसी भी चर में लिख सकते हैं हम x में लिखें x² माइनस शून्यकों का योग x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार लिखेंगे x² शून्यकों का योग 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5। तो इसे सॉल्व करके लिखें तो ये आएगा x² प्लस √5। तो बहुपद जो है इसे p ऑफ x लिख दें क्योंकि x चर में है। तो इस प्रकार से आप बहुपद को लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। माध्यक और बहुलक में जो संबंध होता है वो होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 3 माध्यक बराबर माध्य प्लस बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो ये इसका रिलेशन है, इसका आंसर बस यही था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 sec² है माइनस 10² ए का मान बताइए। देखो इसे अगर सॉल्व करें, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां से आप देख पा रहे हैं 9 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा sec² ए माइनस 10² ए। तो 9 sec² ए माइनस 10² ए, ये एक आइडेंटिटी है यानी कि सौरसम्मिका है, इसका वैल्यू होता है 1। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 अर्थात 9। sec² ए माइनस 10² ए इक्वल टू 1 होता है सौरसम्मिका से, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 9। तो ये था आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। बिंदुओं a, b और -a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ए बिंदु है a, b और दूसरा बिंदु है आपका -a, -b के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर √ ये आपने फॉर्मूला बढ़ाया है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं आप इसे हम ऐसे लिख लेते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट वाले को आप x1 y1 और ये x2 y2, तो x1 है आपका a माइनस, यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ है b और माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे आप 4a² प्लस 4b² √ में, और चाहे तो आप 4 कॉमन a² प्लस b², तो 4 √ से बाहर आएगा 2 √a² प्लस b²। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है,
HCF 336 और 54, 336 और 54 का HCF दिया हुआ है 6। क्वेश्चन नंबर था आपका 10। HCF 336, 54, इन दोनों का जो HCF दिया हुआ है आपको वो गिवन है 6, और उसने कहा है इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, तो दोनों संख्याएं आपके पास दी हुई है 336 और गुणा दूसरी संख्या 54, दिया है 6 और एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो 336 गुणा 54 बटे 6 बराबर में एलसीएम, तो 6 नम 9 बचेगा, तो इसे आप लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 336 गुणा 9, यानी कि एलसीएम बराबर 9 छकी 54, 5 9 या 27, 27 और 5 32, 3 9 या 27, 27 और 3 30, 3024। तो अब ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, एलसीएम किसका 336 और 54 का जो एलसीएम है वो 3024 है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुपद 4u प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, पहले हम इस बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद आपको गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, P ऑफ u लिख लेते हैं बहुपद को, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसके शून्य का आपको ज्ञात करने, तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 4u कॉमन, u प्लस 2। अभी अगर हम इसके फैक्टर्स को अलग अलग जीरो रखें, 4u इजक्वल टू 0 या u प्लस 2 इजक्वल टू 0, तो u इजक्वल टू यहाँ से आएगा 0, और दूसरा जो बहुपद होगा u प्लस u बराबर कितना होगा -2। तो u इसके दो शून्य आए हैं 0 और -2, 0 और -2। अब शून्यकों का योग, इसे आप अल्फा मान सकते हैं और इसे आप बीटा मान सकते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हम ऐसे निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, तो ये हो जाएगा -2। और अल्फा बीटा अगर लिखें तो ये आएगा 0 गुणा -2 बराबर 0। तो इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। हमने इस प्रकार से दोनों शून्यकों का योग निकाला। अब अगर हम इसे 2 लिख देते हैं समीकरण, इसे समीकरण 1 मान लें। समीकरण 1 की तुलना ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से करने पर, तो यहाँ पर गुणांक आएंगे ए, यू स्क्वायर के साथ था हमारा 4 और यू के साथ था हमारा 8 और सी आपका था 0। अभी हम यहाँ से फॉर्मूले से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यों का योग, ये बी था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये देख पा रहे हैं आप, बी है 8 और ये है 4, यहाँ आएगा -2। आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा कितना था, -2, और यहाँ भी अल्फा बीटा -2 है। अगर अल्फा गुणा बीटा निकालें, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए,
तो C/A यानी कि 0/4 अर्थात 0। इसे हम समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। अगर आप देखें समीकरण 2 से निकाला और समीकरण 3 से निकाला है, तो अतः समीकरण 1 व 2 से शून्यों को व गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो जाती है। तो इस प्रकार इसे दूसरे तरीकों से भी लिखा जाता है कुछ बुकों में, या कुछ और कुछ लोग दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे समझ सकते हैं तो ऐसे ही समझ लें इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। योग 27 और गुणनफल 182 है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। माना एक संख्या x है, दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्याओं का योग 27। तो दूसरी संख्या मैं एक ही चर में इसे लिख रहा हूं, आप दो चर मान कर भी लिख सकते थे। संख्या 27 माइनस एक्स। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि इसका और इसका योग देखेंगे तो 27 आएगा। तो दोनों संख्याएं हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका गुणनफल 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो x 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो 27 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 182 को इधर लाएं, या इसे उस पूरे को टर्म को उधर ले जाते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस के 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 27 आए, तो 182 के ऐसे फैक्टर 14 गुणा 13 है, क्योंकि 14 और 13 को 14 प्लस 13 कितना होगा 27। तो इस 27 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करें आप, इसे थोड़ा सा हल करें आप, बिल्कुल सिंपल है, फैक्टर ही करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। के का मान ज्ञात कीजिए जो जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। तो द्विघात समीकरण पहले लिख लेते हैं, अथवा का क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माई प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन में गिवन है कि दो बराबर मूल हों, के का मान बताना है। यहां लिखो द्विघात समीकरण से ए बराबर यानी कि कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2, बी बराबर के और सी बराबर 3। दो बराबर मूल होंगे, यहां वास्तविक भी लिख सकते थे, वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी की जगह के स्क्वायर माइनस 4, ए आपका 2 है और सी आपका 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 या 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर या 24, और ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर अंडर रूट 24। 24 के फैक्टर करके लिख सकते हैं हम 4 गुणा 6, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2
अंडर रूट 6, तो k का मान कितना होगा आपका 2 अंडर रूट 6। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। 13, थैले में लाल गेंदें 3, काली गेंदें 5। इस थैले से एक गेंद यदृच्छा अचानक निकाली जाती है, इसकी ये प्राथमिकता नहीं प्रायिकता होगा, ये गलत लिखा हुआ, प्रायिकता, प्रायिकता होगी लाल गेंद होने की और लाल नहीं की, तो प्रायिकता आपको निकालनी है। तो यहां लिखो कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम हमारे पास जो होंगे 5 + 3 अर्थात 8 होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। बिल्कुल सिंपल है। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम है हमारे 3 और संभव परिणाम है हमारे 8, तो ये प्रायिकता हो जाएगी। उसने कहा लाल नहीं यानी कि काली, सेकंड लाल न होने की प्रायिकता। आप न होने की प्रायिकता बराबर 1 - लाल होने की प्रायिकता। लाल गेंद लिख देंगे हम यहाँ, गेंद, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो 1 - 3/8, तो माइनस करके लिख सकते हैं 8 - 3 अर्थात 5/8 अर्थात काली होने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सारणी में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि आपको पद दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है और संचय बारंबारता दी हुई है, इस x का और इस y का मान निकालना है। देखो संचय बारंबारता कैसे बनाते थे, यहां पर जो होता था ये इन दोनों का, ये इसका और इसका सम हुआ करता था यहां पर, ये तो यानी कि 6 + x = 26। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं इसे। 6 + x = 26, तो x बराबर हो जाएगा 26 - 6, तो x बराबर 20। और दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो इन सब का सम, यानी कि इन सब का सम ये y होगा, 6 + x + 24 + 28 y होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं 28 और 50 का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, y। तो हम लिख सकते हैं 50 + 28 बराबर y। तो इसका मतलब y बराबर आपका आ जाएगा 8 और 5 और 2 7, 78। तो इस प्रकार y और x आप ज्ञात कर सकते हैं। ये हम संचय बारंबारता जैसे बनाते थे उसे हमने यूज किया है, जैसे उसकी मतलब संचय बारंबारता किस प्रकार से हम बनाते थे वही कंडीशन हमने यूज किया है। हम करते थे 6, तो 6 + x = 27, 27 + 24 50, 50 + 28 y, तो 50 + 28 y आ जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। 15 है, अगर हम सॉल्व करें, एक वृत्त गिवन है और इस पर हम बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये दो, इस P से हमें प्रूफ करना है कि इनकी लंबाइयां बराबर है, समान है। तो इससे इसे ज्वाइन कर लेंगे, इससे इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये O है, यहां से
इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले दिया है वृत्त का केंद्र ओ पी से, बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं, इनका नाम देते हैं ए और बी। स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी खींची गई हैं। सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। तो यदि हम इन ट्रायंगल में देखें, उत्पत्ति में, त्रिभुज पी ओ ए व त्रिभुज पी ओ बी में, पी ओ ए में, यहां ध्यान दें, अगर हम जो एंगल ए है, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है। अब इसके बाद ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं, ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी। अब जो पी ए है, पी ओ है, इसमें भी पी ओ और इस त्रिभुज का भी पी ओ, ये क्या है? कॉमन, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां एक कोण 90 डिग्री है और दो भुजाएं बराबर हैं। या ये ऐसा कह सकते हैं, संपूर्ण त्रिभुज में यदि कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो हम कहते थे RHS नियम, राइट हाइपोटेनस रूल, RHS नियम से, या ए, इसे हम SSA भी बोलते हैं, लेकिन RHS नियम से लिखा जाएगा क्योंकि 90 RHS नियम से त्रिभुज POA समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज POB के। और जब सर्वांगसम होंगे तो CPCT से इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की जो अन्य भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। PA बराबर PB। आप लास्ट में लिख सकते हैं, आता है किसी त्रिभुज के बाह्य बिंदु, किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए चित्र में LM समांतर CB, जो LM है वो CB के समांतर है और LN समांतर CD, LN समांतर है CD के। तो हमें सिद्ध करना है AM बटे MB। तो इस त्रिभुज को अगर हम यहां बना लें, इस चित्र को ही बना लेते हैं, सॉरी ये दोबारा से बना देते हैं हम। ये त्रिभुज है, दिया है इसमें, मतलब ये चित्र है, इसमें गिवन हमें है LM समांतर CB गिवन है। LM समांतर CB, अगर LM समांतर है CB के तो परमेय ये कहती थी कि AM बटे MB बराबर AL बटे LC, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार LN, इसी में LN
समांतर है सी डी के, तो इसे भी पर में से लिखेंगे। पर में से, पर में से लिखा जाएगा ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। एल सी थेल्स पर में है ये। थेल्स पर में आपको मैं यहाँ बता दूं, अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यदि ये भुजा, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसका और इसका अनुपात और इन दो भागों का अनुपात बराबर हुआ करता था। जब ये समांतर है तो हमने थेल्स पर में लिखी। आप देख पा रहे हैं इस समीकरण 1 और 2 से ये वाला पार्ट और इसमें ये वाला पार्ट समान है, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से एम बटे एम बी, जब ये दोनों बराबर हैं तो इधर वाले पार्ट भी बराबर होंगे एन बटे एन डी। और हमें प्रूफ क्या करना था, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी प्रूफ करना है। अगर हमें ए बी प्रूफ करना है तो उसके लिए ए एम बटे ए बी, तो हम ए एम बचाना है तो इसे आप अपोन करके लिख लो। इसे हम लिख सकते हैं एम बी बटे ए एम और एन डी बटे ए एन, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों तरफ अगर एक जोड़ें तो ये हो जाएगा एम बी ए एम प्लस 1 और एन डी ए एन प्लस 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एम बी प्लस ए एम बटे ए एम और एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। अभी ए एम बी प्लस ए एम आप देख सकते हो चित्र से, बी एम बी प्लस ए एम, तो ए बी यहाँ पर ए एम और एम बी है तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए एम, और ऐसे ही एन डी प्लस ए एन है तो इसे लिख सकते हैं हम ए डी बटे ए एन। लाना हमें था ए बी अपोन में, ए डी अपोन में है, तो इसे हम फिर वापस रेसिप्रोकल लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये आपको प्रूफ करना था, प्रूव दैट। बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप यहीं पे देखेंगे चित्र में, ओ डी सी, ओ डी सी ये दो, ये वाला त्रिभुज, और ओ बी ए, ओ बी ए ये दोनों समरूप हैं। एंगल बी ओ सी, बी ओ सी यानी कि 125 से 70 हमें निकालना, डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर देखें ये वाला निकालना है तो इन दोनों का सम कितना है, इसका और इसका रेखीय गुण से 180 दोनों का सम है, तो डी ओ सी कितना हो जाएगा, डी ओ सी हो जाएगा 180 माइनस 125 अर्थात 55, क्योंकि 10 में से 5 जाएंगे 5, 55 डिग्री, तो ये 55 हुआ। डी सी ओ, डी सी ओ, अब ये डी सी ओ निकालना है। आप देख सकते हैं अगर इस ट्रायंगल में देखें हम, इस ट्रायंगल में या तो ऐसा कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल का सम बाह्य के इक्वल होता है, यानी कि 70 प्लस 125 यानी कि सी, तो सी प्लस डी बराबर 125, सी प्लस डी बराबर 125। मैं केवल रफ बता रहा हूँ, सी आपका है निकालना है आपको और डी आपका 70 है, 70 उधर जाएगा तो सी कितना हो जाएगा 125 माइनस 70 यानी कि अगेन 55 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप खुद ट्राई करें, मैंने यहाँ पूरा पूरा समझा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो एन पदों, तो इसके एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एपी के, किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है, तो इसे देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, माना एपी का प्रथम पद
ए तथा सार्वंतर डी है, दिया है। सात पदों का योग 49, यानी कि S7 बराबर 49। S7 अगर हमें याद हो Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। Sn बराबर, तो S7 है तो इसे लिखेंगे हम 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। देखो 7 से 49 कटेगा, मैं यहाँ पर 7 से 49 कटेगा तो यहाँ 7 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 2a प्लस 6d बराबर 7। 2 यहाँ से कॉमन आएगा और 2 काट देगा, तो ये बचेगा a प्लस 3d बराबर 7। तो समीकरण नंबर 1। आगे कहा है, दिया है S17 17 पदों का योग कितना है 289। तो इसमें भी वही फॉर्मूला S17, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। तो यहाँ से 17 से ये कैंसिल, तो 17 बचेगा यहाँ 1/2 2a प्लस 16d बराबर 17। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, इस 2 को 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर 7 है और a प्लस 8d बराबर 17। इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं a प्लस 8d बराबर 17। चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और a प्लस ये था हमारा 3d बराबर 7। अब इसे सॉल्व करें अगर, तो घटाने पर, अगर इन्हें घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल, इसे से a 8 माइनस 3 5d, और ये 17 में से 7 गया 10, और 5 से 10 काटेंगे तो d बराबर आपका बचेगा 2। d का मान 2 है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या थी आपकी, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, तो यानी कि a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, ये हो जाएगा a प्लस 6 बराबर 7, यानी कि a बराबर 7 माइनस 6 या a बराबर 1, क्योंकि 6 इधर जाएगा तो माइनस 1। तो a और d आपके पास है, a आपके पास है 1 और d आपके पास है 2। क्वेश्चन में पूछा था प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n पदों के योग के लिए AP के n पदों का योग Sn बराबर n/2, n ही पदों का कहा है, n की जगह नंबर नहीं दिया है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला आपको बता, a आपने निकाला है 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, और d आपके पास था 2, ये आपको अभी सॉल्व किया था हमने ऊपर, d बराबर 2। तो a और d के मान रखे तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n माइनस 2, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0, तो n/2 इंटू 2n, इस 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n यानी कि n स्क्वायर, तो n पदों का योग n स्क्वायर है। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। 4 नंबर में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइन a बटे 1 प्लस कोस ए
1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए, आपको प्रूफ ये करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं पहले। 18 क्वेश्चन है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए 18। LHS लिख लेते हैं 18 का, साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, और आपको जो लाना है वो लाना है 2 कोसेक ए। ध्यान रहे 2 कोसेक ए। तो कोसेक लाना है तो सबसे पहले हम यहाँ ये करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हर होगी 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए, और जब एलसीएम लेंगे तो साइन का मल्टीप्लाई इधर साइन स्क्वायर ए प्लस बचेगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम सॉल्व, यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2a1 है, बी कोस है, 2 कोस बचेगा बस, अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए। इस साइन को इस कोस के साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए, और अपॉन में जो चल रहा था वो सेम एज इट इज 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए। आप जानते हो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 कोस ए, अपॉन में जो चल रहा है 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए, 1 और 1 2 प्लस 2 कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस कोस ए, और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए। तो इस पूरे टर्म से पूरा टर्म कैंसिल होगा, तो 2 अलग लिखें, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि ये तो 2 है ही है, यहाँ 1 बचेगा, ये कैंसिल, नीचे साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 2 कोसेक ए। यही आपका RHS था। तो प्रूव इस प्रकार से हम कर सकते हैं, 2 कोसेक ए आपको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो इसे भी सॉल्व कर देते हैं साथ ही साथ। आरटी की क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसेक ए, LHS ही लिखते हैं इसका भी, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आपको इक्वल में लाना है 7 tan स्क्वायर ए कोट ए, इसे ध्यान रखेंगे 7 है। तो अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आप इसके अलावा स्क्वायर खोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये पहला टर्म है हमारा, प्लस कोस स्क्वायर है, ऐसे ही सेक स्क्वायर है, और प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए, ये हमारा हुआ। यहाँ आगे ये एक ही लाइन में है। इस साइन के साथ इस कोस को लिखो, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। कोसेक का इसे लिख सकते हैं हम, कोसेक को
1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको जो लाना है वो कोट और टेन में लाना है, इसलिए हमने कोसेक को लिखा 1 प्लस कोट ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। कोसेक को साइन ए लिख दिया, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे तो कोसेक से साइन कट जाएगा, यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हमने कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन प्लस इस कोस को तो यहाँ लिखा, सेक को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। अब अगर देखें आप, इस साइन से ये साइन कैंसिल, इस कोस से ये कोस कैंसिल, और इसकी जगह पर लिखा जाएगा 1 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही आपका RHS था। इस प्रकार आप इसे प्रूव कर सकते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्थात एक अर्धगोला है ये, इसके ऊपर एक बेलन लगा हुआ है इस प्रकार से यहां तक, इस प्रकार से। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरा जो 14 व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है। अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो 14 का आधा हो जाएगा यानी कि 7, यानी कि ये होगा 7। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो केवल इतनी होगी, अर्थात यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे देख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, बेलन का व्यास भी 14 है, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही ये बना हुआ है। तो अर्धगोले या बेलन की त्रिज्या जो होगी वो 14 की आधी होगी, अर्थात 7 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की त्रिज्या भी 7 है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 7 है, तो इसलिए हमने 8 लिखा। कुल बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 है और ये 7 है इतना, क्योंकि यहां से यहां तक की त्रिज्या 7 होगी यहां तक, तो ये कितना होगा? 13 माइनस 7 अर्थात 6 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 13 माइनस 7 अर्थात 6 सेंटीमीटर। इसे हम कह देते हैं H। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आंतरिक की बात करें, देखो यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ और यहाँ के लिए तो हम लगाएंगे बेलन का वक्र, और यहाँ के लिए ये अर्धगोले का वक्र। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और अर्धगोले का होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करें अगर हम, 2 पाई R कॉमन है, यहाँ बचेगा H प्लस R। अभी H और R के वैल्यू हम रख सकते हैं, 2 पाई का मान 22/7, R का मान हमारे पास है 7, H का मान 6 और ये 7। अगर 7 से 7 कैंसिल होगा तो 22 दूनी 44 और 7 6 13, 13 की 44 है, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप देखें इसमें, यदि केंद्र O वाले दो वृत्त केंद्रों की त्रिज्या है, अर्थात बड़े की त्रिज्या कितनी है आपकी 14 है और छोटे की त्रिज्या 7 है, यानी कि ये 7 है और ये पूरी कितनी है 14 है, तो हम इसे R1 मान लेते हैं और इसे R2 मान लेते हैं। तो जो गिवन है, अथवा का क्वेश्चन है इसका, R1 गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर, R2 कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड
कोण दिया है आपको थीटा 40 डिग्री। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो इसमें दो त्रिज्यखंड बने हुए हैं, एक OAC और एक OBD। यदि हम OAC में से OBD माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता था फॉर्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चूंकि बड़े वाला है तो R2 ले रखी है हमने बड़ी त्रिज्या, तो ये हो जाएगा बड़े के लिए। और थीटा बटे 360 पाई छोटे के लिए हमने लिखी है R1 स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 40 बटे 360 डिग्री और पाई का मान 22 बटे 7 और R का मान रख सकते हैं हम 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें, 4 नम 36 यानी कि 0 से 0 1 बटे 9, 9 चौक 36 होगा गुणा 22 बटे 7। और इसे सॉल्व कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, या गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 14 का वर्ग जो होता है 196, 7 सती 49। इसे सॉल्व करें अगर 1 बटे 9 गुणा 22 बटे 7 गुणा 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और यहाँ बचेगा 8, 8 में 4 जाएंगे 4 और ये 147। अब इसे काट सकते हैं हम 7 से, 7 दूनी 14 7 7, तो 1 बटे 9 गुणा 22 गुणा 21 और 3 तिया 9 और 3 सते 21। तो ये बचेगा आपका 22 गुणा 7 बटे 3, 22 सते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले। पहले आप बिंदु लिख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 20वां है। ए एक बिंदु गिवन है और एक बी गिवन है। ए गिवन है आपको -3,10 और बी जो गिवन है वो दिया है 6,-8, 6,-8। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले, यानी कि इसे ए माना था और इसे बी, ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये विभाजन बिंदु है। विभाजन बिंदु लिख लेते हैं। विभाजन बिंदु बिंदु ये गिवन है आपको -1,6, -1,6 माना ए बी को विभाजित ए बी को विभाजित करने वाला अनुपात m अनुपात n है। m अनुपात n में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु इसके लिए कैसे लिखेंगे हम। विभाजन बिंदु लिखा जाएगा
विभाजन बिंदु फॉर्मूला जानते हैं, m या m1 m2 लिख देते हैं, m1 m2। तो इसका जो फॉर्मूला था वो होता था m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन बिंदु एक मान लेते हैं। चलो अब अगर हम इनके लिए लिखें -3, 10 और 6, -8 के लिए, तो ये विभाजन बिंदु इस प्रकार से लिखा जाएगा, m1 एज इट इज x2 6 तो इंटू 6 प्लस m2 x1 -3 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 आपका है -8 प्लस m2 और y1 है आपका -10, सॉरी -10 नहीं 10 है बस, बटे m1 प्लस m2। अब इसे सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 कोमा -8m1 प्लस 10m2 m1 प्लस m2। ये 2 मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी विभाजन बिंदु है, समीकरण 2 भी। समीकरण 1 की 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इसी एक के बराबर 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर, ये कितना होगा आपका -1, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर 6m1 -3m2 बराबर -m1 और -m2, क्योंकि इस -1 की इससे मल्टीप्लाई होगी, ये m1 इधर लाएंगे, 6m1 माइनस प्लस हो जाएगा m1 बराबर -m2 और ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3m2, 6 और 1 7m1 और ये बचेगा 3 में से क्या 2m2। इसे लिख सकते हैं m1 बटे m2 बराबर 2/7, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये विभाजन अनुपात जो था वो 2:7 था। आप चाहे तो इस वाले टर्म की भी इससे -6 से कंपैरिजन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ये 2,7 आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे हम, चाहो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 0.2x 0.3y 21 है, लिख लेते हैं इसे 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3 21, 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3 और जो नेक्स्ट इक्वेशन है 0.4x 0.5y 0.4x 0.5y बराबर 2.3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब किसी भी एक विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करते हैं हम इसे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा,
करने पर 2 से गुणा करेंगे तो 0.4x 0.6y और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.6। अब समीकरण 2 को और इस 3 को सॉल्व करना है, समीकरण 2 व 3 से, 3 से दोनों को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। 0.4x 0.6y और 2.6 और 0.4x 0.5y 2.3, क्योंकि बराबर कर लिया गुणांक तो घटाने पर, जब घटाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये इससे कैंसिल, 6 से 0.1y और 0.3, तो y बराबर 0.3 अपॉन 0.1, तो y इज इक्वल टू बचेगा आपका 3, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 3/1 3। y का वैल्यू आ गया आपका 3। y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 थी आपकी 0.4x 0.5y, y की जगह कितना रखेंगे 0.3 और बराबर 2.3, तो 0.4x 5 या 15 1.5 इज इक्वल टू 2.3। अब 0.4x बराबर 2.3 माइनस 1.5, माइनस करेंगे 0.8 बचेगा ये, क्योंकि 13 माइनस 5 8 बचेंगे, 2 1 में से 0, 0.4x, तो x इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट या 0.4 से 0.8 काटेंगे तो 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इस प्रकार x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक जो है 5 नंबर के क्वेश्चन है। अब तक के क्वेश्चन हमने सभी सॉल्व किए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है तो इसलिए हम इससे आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में यदि आप चाहेंगे तो जरूर करेंगे। तब तक आप देख सकते हैं जो 22वें क्वेश्चन में दोनों ही एनसीईआरटी के दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 9 से, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से दोनों क्वेश्चन है। इसके बाद ये वृत्त से दिया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का गिवन क्वेश्चन है आपकी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 7 और कर्ण 13 का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसके साथ ही द्विघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में गया है। और ये माध्यक, केवल माध्यक आपको ज्ञात करना है इसमें, तो माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक का फॉर्मूला आप अप्लाई करें और इसे सॉल्व करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये और एनसीईआरटी के गिवन है, इसलिए मैं एक बार ये बता दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की, ये थेल्स पर में है, थेल्स पर में आपके एक्सरसाइज परमे नंबर 6.1 में आएगा। ये दो न्यूमेरिकल, ये है आपके व्यास 7 और वाला और 20 मीटर गहराई कुआं खोदा जाता है और जो मिट्टी है वो बाहर फैला दी जाती है चबूतरे में, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है 4 नंबर के क्वेश्चन में, ऊंचाई ये है, व्यास इतना है, एक बेलन, ठोस बेलन के समान ऊंचाई का है, इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल, मतलब ये बेलन है, इसमें से एक खोल काट लिया जाता है इस प्रकार से, ये यहां से इसे निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, यदि इसके आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। तब तक आप इस पूरे पेपर को देखें, जरूर इसी तरह का पैटर्न बोर्ड में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।